रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है तो यस मैम। ठीक है। अच्छा, ब्रांच को ही कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। देखो, ब्रांच में ये वाला होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6 होमवर्क दिया था। तीनों का तीनों मेथड जो कि डिपेंडेंट ब्रांच का है वो हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। तो होमवर्क तो सॉल्व करेंगे, उसके पहले ये वाला पहले निकाल रखा है तो इसको कर लेते हैं, फिर होमवर्क सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन है, तीनों ही ट्रेडिंग एंड पीएल मेथड का है, ठीक है। जिसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहले का 2 जो क्वेश्चन है वो उतना कुछ टफ नहीं है, जस्ट एक बार हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ठीक है मैम। गुड मॉर्निंग शुभश्री। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो होमवर्क करवाएंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस है जो ट्रेडिंग पीएल मेथड लास्ट दिन यानी फाइनल अकाउंट्स मेथड हम लोगों ने सीखा था, उस पे कुछ क्वेश्चंस है वो पहले कर लेते हैं। ये देखो, ये अभी हो जाएगा, देखने में इतना बड़ा सारा है लेकिन बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ये बता दे रहा है तो हमें पता है कौन सा वाला मेथड बोल रहा है, फाइनल अकाउंट्स वाला मेथड। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हम लोगों को कभी नहीं बता देगा डायरेक्टली, मतलब ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अब क्वेश्चन बता भी सकता है कि डेटर मेथड से करो, स्टॉक डेटर मेथड से करो, फाइनल अकाउंट, बट ये सब लैंग्वेज पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जैसे बोले कि ब्रांच ट्रेडिंग पीएल यानी फाइनल अकाउंट्स मेथड का क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। और अगर बोला जाता है कि ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओ तो स्टॉक डेटर, और अगर सिर्फ ब्रांच अकाउंट का बात होता है तो डेटर मेथड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, द दिल्ली स्टोर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स पटना ब्रांच एट कॉस्ट। अच्छा, इनवॉइस्ड का मतलब होता है भेजना, ठीक है। दिल्ली स्टोर पटना ब्रांच को अपना गुड्स जो है वो कॉस्ट में भेज रहा है, विच सेल्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। ब्रांच कैश क्रेडिट दोनों तरह से बेच सकता है। कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। तो कैश जो भी मिलेगा वो ब्रांच को, ब्रांच जो है कैश मतलब सेल करके जो भी पैसा वगैरह आएगा वो पूरे हेड ऑफिस में रिम्बर्स कर देना है, और ब्रांच का किसी भी तरह का एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस के थ्रू पे होगा, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस विच आर मेड बाय द ब्रांच। तो पार्टली हेड ऑफिस और पार्टली ब्रांच हो गया, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि पेटी एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारा का सारा खर्चा जो है वो हेड ऑफिस डायरेक्टली पे करेगा, और जो पेटी एक्सपेंसेस है वो ब्रांच डायरेक्टली पे करेगा, उसमें हेड ऑफिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अब क्या क्या बोला है देखो, ओपनिंग बैलेंस में ये सब दे दिया है, स्टॉक डेटर पेटी कैश गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश सेल क्रेडिट सेल सेल्स रिटर्न बैड डेट डिस्काउंट अलाउड गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, रेट्स एंड टैक्सेस सैलरी वेजेस पेटी एक्सपेंसेस बिल फेयर्स ऑफ गुड्स क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक डेटर पेटी कैश, ठीक है। बस इतना ही है क्वेश्चन। तो ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने के लिए बोला है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग ऐसे इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। ये वाला होमवर्क दिया हुआ था तो ये करेंगे हम लोग। एक बार तुम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इलास्ट्रेशन 6 होमवर्क, ये पेज में ही कर लेंगे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच ट्रेडिंग, सबसे आसान मेथड यही वाला होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीनों मेथड से ही आंसर सेम आता है। फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन पता नहीं है, कुछ ईयर जो है वो कुछ भी गिवन नहीं है, तो डॉट डॉट करके हम लोग रख देंगे। अच्छा बताओ, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल मेथड है तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग में क्या डेटा होता है वही लिखना पड़ेगा नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में। हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टॉक का डिटेल्स, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर है तो ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो था 5000, 5000 लिख देंगे। और ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें उतना हमें देखने का जरूरत भी नहीं होता है कि कितना लोडिंग है क्या है नहीं है। डेटर लिखेंगे पेटी कैश लिखेंगे, बताओ
क्या ट्रेडिंग में डेटर पेटी कैश ये सब नहीं। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ये लिखना पड़ेगा, बताओ। यस मैम। हाँ ये लिखेंगे ना, परचेज की जगह यही आएगा, ये खुद से परचेज नहीं करता है, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अच्छा इसमें बोल रखा है 50,000 और कुछ रिटर्न भी था, जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक रिटर्न के बारे में भी बोला था। ये रहा सेल्स रिटर्न और ये गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो इसीलिए हम इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैश सेल क्रेडिट सेल आएगा, कैश सेल क्रेडिट सेल और सेल्स यस रिटर्न मैम। आएगा यहाँ पर बाई सेल्स बोल के, कैश सेल्स 30,000, क्रेडिट सेल से ही रिटर्न लेस होता है, तो क्रेडिट सेल से ही रिटर्न लेस करके दिखाना है। 40,000 लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा 4,000, यहाँ पर सेल्स रिटर्न माइनस होगा तो 40,000 माइनस 4,000 36,000। अच्छा सेल्स रिटर्न के बाद बैड डेप्ट, क्या बैड डेप्ट यहाँ पर आएगा? नहीं, ये तो पीएल का आइटम होता है, डिस्काउंट अलाउड भी पीएल का होता है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये आएगा, हेड ऑफिस को रिटर्न हो गया यानी यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस रिटर्न 5,000 45,000। अच्छा रेट्स टैक्सेस पीएल आइटम होता है, सैलरी वेजेस पीएल आइटम होता है, पेटी एक्सपेंसेस ये भी नहीं आएगा, बिल फेयर्स ऑफ गुड्स क्या ये आएगा? स्टॉक चोरी हो गया है क्या ये आएगा, बताओ। यस मैम। आएगा क्योंकि हम लोग स्टॉक का डिटेल्स लिख रहे हैं ना। अगर स्टॉक चोरी हुआ है, ट्रेडिंग में हमें क्या पता चलता है? कितना स्टॉक पहले से था, कितना हम लोगों ने खरीदा, कितना बेच दिया, कितना बच गया, कितना प्रॉफिट कमाया बेचने से, यही तो लिखना पड़ता है। तो अगर स्टॉक चोरी हो गया तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसको हमें कहाँ दिखाना चाहिए? हमारा टोटल स्टॉक में से 1,000 रुपीज का स्टॉक चोरी हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, बताओ। चोरी होने का मतलब बाई है साइड पे स्टॉक, लिखेंगे, हाँ स्टॉक कम हो गया। हाँ स्टॉक कम हो गया, बट नॉर्मली तो स्टॉक बेचने से कम होता है या फिर वो रह जाता है, ठीक है। लेकिन रह जाने से क्लोजिंग स्टॉक, अब इस स्टॉक का प्रॉब्लम क्या है? जो स्टॉक चोरी हो गया वो इन दोनों में से ही कोई स्टॉक चोरी हुआ होगा। ये जो टोटल 50,000 का स्टॉक हमें दिख रहा है, इसमें से ही 1,000 रुपीज का स्टॉक चोरी हुआ होगा और तो कहीं से नहीं होगा। जो स्टॉक था गोडाउन में वहीं से चोरी हो सकता है, तो इसी 50,000 में से 1,000 चोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये 50,000 में से 1,000 चोरी हो गया तो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कम हो गया तो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? ये कम क्यों हुआ? सेल हुआ नहीं क्योंकि ये तो चोरी हो गया है, और ये बचा हुआ स्टॉक भी नहीं है, ये ऐसा स्टॉक है जो हमारे पास नहीं है लेकिन हम लोगों ने सेल नहीं किया। तो ये क्या हो गया? या तो वो चोरी हो सकता है या आग लग के स्टॉक लॉस्ट बाई फायर भी हो सकता है, तो इधर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई स्टॉक बिल फेयर्स 1,000 और क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 8,000, डेटर पेटी कैश नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 8,000। अब जीपी निकलेगा, जीपी के अलावा तो और कुछ नहीं होगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा यहाँ पर, बाकी सब तो कॉस्ट में है ना, इसमें प्रॉफिट है। तो देखो कितना होता है, 25,000। हाँ 25,000 आएगा टोटल। 25 प्लस 5 ये हो गया 30, 30 और 45 75। अच्छा अब इसमें पीएल बना लेते हैं। अच्छा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,000। पीएल में क्या क्या लिख सकते हैं? बैड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, टू बैड डेप्ट टू डिस्काउंट अलाउड, ये सब लिखेंगे। टू बैड डेप्ट टू डिस्काउंट अलाउड,
देखो ये सब तो नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, डेटर तो बैलेंस शीट में जाता है, पेटी कैश ये भी बैलेंस शीट में जाता है, ये तो लिख दिया हम लोगों ने, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, बैड डेट लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न का भी एडजस्टमेंट हो गया, रेट्स टैक्सेस आएगा 3000। अच्छा ये सबका अमाउंट नहीं लिखा मैंने, ये लिख लेते हैं, ये क्या है 1000 1000 1000। अच्छा सैलरी वेजेस 6000, ये वाला भी यहाँ पर आएगा, ये भी पीएल का आइटम है, टू सैलरी एंड वेजेस 6000। पेटी एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच, ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच ये आएगा, ये भी पीएल का आइटम हो जाएगा। टू पेटी एक्सपेंसेस 1000 था। अच्छा पेटी एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच, बिल फेयर ऑफ गुड्स ये हम लोगों ने लिखा है, लेकिन ये स्टॉक तो नहीं आएगा, डेटर भी नहीं आएगा, पेटी कैश भी नहीं आएगा, ये सब बैलेंस शीट का आइटम होता है। मुझे ये बताओ क्या ये बिल फेयर ऑफ गुड्स फिर से यहाँ पर आना चाहिए? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहां पर ये बिल फेयर ऑफ गुड्स था, लेकिन वहां पर एक इंश्योरेंस क्लेम मिला था, तो उसका मैंने एडजस्टमेंट करके दिखाया था कि इंश्योरेंस क्लेम मिलने के वजह से जो लॉस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था। कौन सा एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर उसका वर्किंग करके भी दिखाया था, मैम ये वो देखो। लॉस बाय फायर था। हाँ लॉस बाय फायर था। हाँ ठीक है, अगर हम लोगों ने स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस कर रखा है तो हो सकता है चोरी हो जाने पे फिर भी हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है, या फिर आग लग के हो गया लॉस तो भी हमारा इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, अगर इंश्योरेंस किया हुआ है, वो तो किस एग्रीमेंट पे किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिलने से क्या हुआ था, हमारा जो लॉस है वो थोड़ा कम हो गया था। वैसे स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 4000 का, क्यों एक बार याद करो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 5000 इनवॉइस प्राइस वाला था और 1000 जो इसमें था ये प्रॉफिट लगा हुआ था, ठीक है, तो 5000 माइनस 1000 ये ऐसे इसीलिए होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी 5000 पे क्लेम देगी नहीं, वो तो सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पे क्लेम देगी। तो 4000 रुपए का ये हो गया कॉस्ट प्राइस, जो स्टॉक मतलब जल गया था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला था 3000, तो लॉस कितना हुआ था 1000, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 1000 रुपए का लॉस कहां पर दिखाया था, ये पीएल पे दिखाया था, ठीक है। और ये जो स्टॉक जो चोरी जल गया था इसको हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया था, क्योंकि चोरी होने से भी जैसे हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाता है, वैसे स्टॉक फायर होने से भी स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 का लॉस हुआ था, तो लॉस कम इसलिए हो गया था क्योंकि हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला था। अब ये वाले क्वेश्चन में जो चोरी हो गया इस पे कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है नहीं, तो फिर लॉस कितना हुआ है, यहाँ पर भी तो लॉस हुआ, ये तो हम लोगों ने स्टॉक का कैलकुलेशन दिखा है। हाँ ये फिर क्या होगा बोलो, हाँ बोलो। यहाँ पे होगा टू साइड में। हाँ पीएल में टू साइड में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस क्लेम होने से हम लोग लिखेंगे, इसका 2 बार एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्यों 2 बार एडजस्टमेंट हो रहा है, एक बार तो हम लोग इसको दिखा रहे कि ये स्टॉक, क्योंकि अगर ये 1000 यहाँ नहीं दिखाते ना तो देखो यहाँ 74,000 हो जाएगा और यहाँ पर 50,000 माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो है वो कम दिखेगा, गलत दिखेगा, ठीक है। ये देखो इधर 75,000 और इधर 1000 अगर हम लोग कम दिखा देते हैं, ये 74 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 50, ठीक है। तो ये 24 जो कि प्रॉफिट को गलत शो करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्यों इम्बैलेंस हो जाएगा ना, हम लोगों का स्टॉक तो हम लोग इसमें 1000 इंक्लूडेड है ना, जो यहाँ पर चोरी हुआ इसी वजह से, तो यहाँ एक बार दिखाना पड़ेगा। और जो लॉस हुआ है पूरा का पूरा लॉस हुआ है तो यहाँ पर दिखाएंगे बिल फेयर्स ऑफ गुड्स, पिलफरेज ऑफ गुड्स या फिर स्टॉक, ठीक है, 1000 का, बस और तो कुछ नहीं आना है। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो चेक करेंगे। 12,000। हाँ 12,000, तो 25,000 12,000 25,000। अच्छा यहाँ पर यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ खास नहीं था, बट इसको हमें कैसे ट्रीट करना है ये 2 बार होगा। अच्छा इलस्ट्रेशन 2,
देखो क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड हैज इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली एंड ब्रांच इन मुंबई, हेड ऑफिस सप्लाइड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इनवॉइस प्राइस का है, ठीक है, लोडिंग लगा के बेचता है, ठीक है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, सिर्फ ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है। गुड मॉर्निंग श्रवण मित्र। गुड मॉर्निंग मैम। ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कहाँ चला गया, ये देखो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर पीएल नहीं बोला है। ओपनिंग स्टॉक 40,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है। देखो स्टॉक इनवॉइस पे हो सकता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आईपी में है, बता दिया है, गुड्स सेंट आईपी में है, रिटर्न भी आईपी में है। ये तो आईपी में नहीं होगा क्योंकि ये तो अपना सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। और ये डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये तो अलग पॉइंट ही हो गया। अब हम लोग को सिर्फ ट्रेडिंग बनाने के लिए बोला है, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नीचे एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, it is estimated that 2% of the goods received are lost through natural wastage। natural wastage का मतलब लॉस दो तरह का होता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने मतलब जब कंसाइनमेंट भी किए थे हम लोगों ने देखा था, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग भी बोलो, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मल लॉस का तो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होता है, वो कस्टमर से हम लोग रिकवर करते हैं। अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस है तो तभी उसी का ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 2, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें नहीं दिया है फॉर द ईयर एंडेड, तो इसको भी ऐसे ही रख दिया मैंने। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो जैसे डेटर मेथड में अगर लोडिंग रहता था तो हम लोग लोडिंग को वहीं पर एलिमिनेट करते थे, मतलब जैसे जो ब्रांच अकाउंट बन रहा है, डेटर मेथड में जो मेन अकाउंट बनता है वो तो एक ही है, ब्रांच अकाउंट, बाकी तो सब मेमोरेंडम बनता है। तो ब्रांच अकाउंट में ही हम लोग प्रॉफिट को एलिमिनेट करके दिखा देते हैं, ठीक इसी तरह ये क्वेश्चन अगर इनवॉइस वाला होगा तो यहाँ पर हम लोग इसी जगह पे एलिमिनेशन करके दिखा सकते हैं प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000, अब 40,000 में कितना लोडिंग है, लोडिंग माइनस कर देते हैं। अच्छा, कितना लोडिंग लगा के भेज रहा है, कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, ठीक है। तो कितना लोडिंग हो जाएगा, 33 एंड 1/3 मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 ऑन अगर कॉस्ट है तो सेल के ऊपर कितना होगा, मतलब इनवॉइस पे वही तो सेल हो जाएगा ना, कॉस्ट सेल ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट और इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस बोल सकते 10,000। हैं। हाँ 10,000 होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट 1, और यहाँ पर सेल प्राइस कितना हो जाएगा 3 + 1। ये अगर कॉस्ट है 3 रुपया, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो उस केस में ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10,000 हो गया, तो 30,000। नेक्स्ट, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी आईपी में था तो इसका भी लोडिंग एलिमिनेट करेंगे, 2,50,000 लेस लोडिंग। इसका 60 to 500 लोडिंग है क्या? इसका नहीं, इसका भी तो 10,000 ही है। 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच का 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच कितना आया था अभी हम लोग का, 1/3 और 1/4 आया था, तो 2,50,000 का 4 करना है। हाँ 60 to 500 ही आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, 1/4 होगा ये। ऐसे कर लेते हैं, 1/4 तो माइनस 2,50,000, तो ये हो जाएगा 1,87,500। इसमें रिटर्न है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखो रिटर्न 10,000, तो लेस कर देंगे रिटर्न 10,000, लेकिन इसमें भी तो लोडिंग लगा हुआ है, तो लोडिंग 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 2,500,
7500 आ जाएगा। हाँ 7 ये यहाँ पर फिर ट्रांसफर कर देते हैं 7500, ठीक है। तो -1,87,500, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ये भी आईपी में था तो इसको भी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया और फिर इसके साथ माइनस कर दिया। अच्छा, सेल्स बाय सेल्स, कैश क्रेडिट, 1 लाख 3 लाख। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड तो नहीं आएगा, ये तो पीएल का आइटम होता है, पीएल तो बनाने नहीं बोला है, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। इसमें भी लोडिंग हटा देंगे। वन फोर्थ करके होगा क्योंकि आईपी में 15,000। है तो। हाँ 15,000 माइनस करने से 45। अच्छा, ये जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट करने से भी ओवरऑल आंसर एक ही जैसा आएगा, तो ट्रीटमेंट करके भी किया जाता है। अगर हम लोग नोट लिख दे क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो इसका ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है तो भी चलेगा, तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट और नहीं सीखते क्योंकि ट्रीटमेंट दिखाने से फिर इसका मतलब डबल एंट्री वगैरह करना पड़ेगा, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मल लॉस है तो बिना ट्रीटमेंट किए भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये कस्टमर से रिकवर है, ये तो लॉजिकल है। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी देखा है, कंसाइनमेंट में भी देखा है, बस हमें एक नोट दे देना है। तो 4 लाख और 45,000, पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4,45,000 2,35,000। हाँ, टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,35,000। बस एक नोट लिखना पड़ेगा, as there is a normal loss of 2%, there is a loss of 2% which is normal loss, so no treatment is required. लास्ट वाला इलस्ट्रेशन 3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, बस बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, Y Limited with its head office in Delhi invoiced goods to branch at Patna at 20% less than the catalog price which is cost plus 50%। यहाँ पर बोल रहा है वाई लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, वो गुड्स भेज रहा है अपने ब्रांच को जो कि पटना में है। कितने में भेज रहा है? एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस से 20% कम में अपने ब्रांच को भेज रहा है। और कैटलॉग प्राइस, ये जो विचेस बोल रहा है वो कैटलॉग प्राइस को डिफाइन कर रहा है कि कैटलॉग प्राइस क्या है। द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%, कैटलॉग प्राइस है कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है। अच्छा, विथ इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स वेयर मेड एट इनवॉइस प्राइस एंड क्रेडिट एट कैटलॉग प्राइस लेस डिस्काउंट एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। पहले इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समरी करके लिख लेते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या प्राइस मिला हमें? दिल्ली से गुड्स जो है वो पटना जा रहा है, दिल्ली में हेड ऑफिस है, पटना में ब्रांच है। पटना ब्रांच को गुड्स भेजा जाता है 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो एक तो हमें कैटलॉग प्राइस मिल रहा है और एक हमें कॉस्ट प्राइस मिल रहा है। यहां से यहां तक का जो लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर हमें दो प्राइस देखने को मिलेगा। एक है कॉस्ट प्लस 50% का बात जो कि कैटलॉग प्राइस है, ठीक है। और एक वो प्राइस जिसमें गुड्स भेजा जा रहा है पटना ब्रांच को जो कि 20% लेस देन ये पूरा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं पहले।
तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, और इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब जिसमें गुड्स को भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रहा है तो ये 3 प्राइस हमें मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या मानना चाहिए? सबसे पहले हम लोग कौन सा प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, जो इनवॉइस प्राइस है वो तो 20% लेस देन कैटलॉग प्राइस है। इनवॉइस प्राइस क्या है? ये देखो, इनवॉइस प्राइस क्या है? 20% लेस देन क्या है? कैटलॉग प्राइस, ये वाला, ठीक है, ये है कैटलॉग प्राइस है। तो जब तक ये कैटलॉग प्राइस नहीं निकल जाता, इनवॉइस प्राइस नहीं निकलेगा, तो ये तो हम लोग पहले फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैटलॉग प्राइस क्या है। अब कैटलॉग प्राइस क्या है वो तो बोला है इन्होंने, विच इज कॉस्ट प्लस 50%। कैटलॉग प्राइस क्या है? ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कॉस्ट प्लस 50%। तो फिर हमें एजम्पशन कौन सा लेना चाहिए? ये तीनों में से 3 प्राइस का तो बात हुआ है, जस्ट एक लाइन में इतना सारा बात बोला गया है, तो फिर हमें एजम्पशन कौन सा? कॉस्ट का, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट 100 रुपीज है, तो कैटलॉग प्राइस कितना आ जाएगा? इसका बेस तो ये दे रखा है, कॉस्ट प्लस 150। 150, यहाँ पर लिख देते हैं 150। तो अगर 150 कैटलॉग प्राइस है और कैटलॉग प्राइस से 20% कम में ब्रांच को भेजा जाता है, तो फिर ब्रांच का प्राइस जो मतलब गुड्स रिसिप्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 150 से 120, हाँ 120। हाँ 120 आ जाएगा, 30 रुपीज कम हो जाएगा, 120, ठीक है। ये इस तरह से होगा। तो 3 प्राइस हमें मिल गया, कॉस्ट प्राइस क्या है, कैटलॉग प्राइस क्या है, और ब्रांच में जो गुड्स भेजा जा रहा है उसका प्राइस क्या है। अब ब्रांच को इंस्ट्रक्शन क्या है? वो कैश सेल वेयर मेड एट इनवॉइस प्राइस एंड क्रेडिट सेल एट कैटलॉग प्राइस लेस डिस्काउंट, ठीक है। बोल रहा है कि ब्रांच 2 तरह का सेल कर सकता है, कैश सेल भी कर सकता है, क्रेडिट सेल भी कर सकता है, लेकिन कैश सेल का जो सिस्टम है वो अलग है। कैश सेल करना है तो कितने में करना है? बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच जो है कैश सेल कर सकता है, यहाँ पर हम हेडिंग कर देते हैं ब्रांच, ठीक है। ब्रांच कैश सेल भी करेगा, ब्रांच क्रेडिट सेल भी करेगा, ठीक है। तो कैश सेल करेगा कितने में? इनवॉइस प्राइस में। कैश सेल करेगा इनवॉइस प्राइस में, और इनवॉइस प्राइस कितना है? दैट इज, बोलो कितने में बेचेगा अगर किसी को कैश में 120, बेचना है? ये वाला 120। 120, 120। अच्छा, और अगर क्रेडिट सेल करना है तो क्या बोला है? कैटलॉग प्राइस लेस डिस्काउंट एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि 15% सभी को डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। पीछे क्या लिखा हुआ है? प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसका मतलब समझो, बोल रहे हैं कि कैटलॉग प्राइस जो है उससे कम में बेच सकते हैं, ठीक है। कैटलॉग प्राइस लेकिन कितना कम में? लेस डिस्काउंट एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्लियर पेमेंट, ठीक है। अब देखो क्रेडिट सेल का बात है, इसका मतलब इंस्टेंट पैसा तो नहीं मिल रहा है। मान लो किसी ने 1 वीक का क्रेडिट लिया है, किसी ने 2 वीक का लिया है, जैसे बेचा गया होगा। अब अगर मतलब क्या होता है, 1 वीक मतलब आज मान लो 13 है तो फिर 20th को पे करना पड़ेगा, ठीक है। 13th है आज, मान लो 20th को किसी का पेमेंट करने का टाइम है, लेकिन वो 15th को ही पेमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी अर्ली पेमेंट कर दिया। तो कोई अगर अर्ली पेमेंट कर रहा है तो उसका कैश फ्लो तो 20 के पहले ही हो जा रहा है, तो वो क्या एक मतलब एक्सपेक्टेशन रखेगा कि मुझे हो सकता है कि और कुछ डिस्काउंट मिल जाए। और जो कंपनी है वो भी ये चाहेगी कि जो डेटर है वो अगर टाइम के पहले दे दे तो उतना अच्छा बात है, क्योंकि बिजनेस में तो जितना जल्दी कैपिटल आए उतना अच्छा है। तो फिर क्या बोलेगा, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो, जैसे 20 का पेमेंट है इसके पहले कर रहे हो, तो और भी 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइस है और भी 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, सारे क्रेडिट सेल में वो नहीं होगा। तो यहां पर लिखते हैं, ये देखो कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस ही लिख लेते हैं। कैटलॉग प्राइस कितना है? 150 लेस डिस्काउंट 15% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट।
ठीक है। अब ये हमें नहीं पता कितना हो रहा है, क्योंकि ये तो सिचुएशन वाइज होगा, ये कोई फिक्स डिस्काउंट तो नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन वाइज होगा। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड में करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2013 in head office books so as to show the actual profit and loss for the ब्रांच, ठीक है। तो स्टॉक, डेटर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक, इनवॉइस प्राइस। अच्छा, यहाँ पर दो चीज ही प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। इट वाज फर्दर रिपोर्टेड that part of stock at branch was lost by fire, not covered by insurance। इंश्योरेंस किया हुआ नहीं था, स्टॉक लॉस बाय फायर हो गया है, यानी एबनॉर्मल लॉस है, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर हुज वैल्यू इज टू बी ascertained and provision should be made for discount to be allowed to debtor as on 31st of March 2013 on the basis of trend of prompt payment। गुड आफ्टरनून विश्व। गुड आफ्टरनून। कहाँ चला गया? हाँ, अब देखो क्या बोल रहे हैं। इट वॉज फर्दर रिपोर्टेड, ये तो मैंने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ नहीं था, गुड्स जो है वो आग लग के बर्बाद हो गया, और उसके बाद बोल रहा है कि उसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया, एंड उसके साथ साथ प्रोविजन शुड बी मेड, प्रोविजन बनाना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए, क्योंकि डिस्काउंट देने का सोचा है कंपनी ने कि कोई मतलब डेटर अगर टाइम से पहले पे करेगा तो उसको हम लोग 15% डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देने से तो एक खर्चा है, तो उसके लिए प्रोविजन बनाने का सोचा है इन्होंने। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर एज ऑन 31st of March 2013 ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर्स ट्रेंड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो कितना डिस्काउंट जो है वो बना है, मतलब कितना परसेंट प्रोविजन के लिए, मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए उनको अलॉट करना है, उसके लिए वो प्रीवियस ईयर का डेटा को चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर का प्रॉम्प्ट पेमेंट कितना था, उसी बेसिस पे हम लोग इस बार का डिस्काउंट जो है वो बनाएंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान से देखना है, यहाँ पर यही मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी स्टार्ट करते कैसे होगा। In the books of head office, in the, अच्छा यहाँ पर अगर कोई नोट्स का जरूरत होगा तो हम लोग कर सकते हैं, हम पीछे ही कर लेते हैं सोल्यूशन। In the books of head office, branch trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013। टू ओपनिंग स्टॉक, और ये भी इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 12,000। अच्छा, अब यहाँ से लोडिंग हटाएंगे, बोलो कितना लोडिंग एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सा 2000। प्राइस है? 2000। 2000 होगा। देखो क्यों 2000 हुआ, लोडिंग मतलब देखो ये इनवॉइस प्राइस तो इतना है 120, मतलब ये तो 120 का वैल्यू है ना, 12,000 120 का वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस और ये कैटलॉग प्राइस पे डिस्काउंट इतना, मतलब एक स्टॉक 120 में भेजा जाता है, ठीक है। तो 120 अगर इक्विवेलेंट टू 12,000 है तो फिर कितना हो जाएगा, ये रहा 12,000, ये इक्विवेलेंट टू 120 है, हम लोग को कितना ढूंढना है, हम लोग को 100 का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो 100 भी 100 लिखेंगे तो डायरेक्टली हमें 10,000 मिल जाएगा, ये देखो अगर 100 लिखोगे डायरेक्टली 10,000 मिल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर हम लोग लोडिंग एलिमिनेट करना चाहते हैं तो लोडिंग तो 20 लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है, तो 2000 हो जाएगा। कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच,
गुड्स एंड ये देखो हेड ऑफिस बोल रहे हैं, डेटर तो नहीं होगा, ये तो बैलेंस शीट का आइटम होता है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस आईपी में है 1,32,000, तो यहाँ से भी लोडिंग हटाना पड़ेगा, लेस लोडिंग। फिर उसी तरह से कर सकते हैं 1,32,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। 22,000। अच्छा 22,000, तो ये हो जाएगा 1,10,000। कैश सेल क्रेडिट सेल आएगा बाई सेल्स कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। कैश सेल 46, क्रेडिट सेल 1 लाख, 46,000 1,46,000। अच्छा कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर ये तो नहीं आएगा, ये डेटर अकाउंट का पार्ट होता है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ये पीएल में जाएगा, एक्सपेंस ये पीएल में जाएगा। अगर हम लोग इसको पीएल में लेते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट दिन भी आया था, हमें नोट दे देना चाहिए, अगर पीएल में लेंगे तो पीएल में आ जाएगा। ओवरऑल आंसर सेम आता है, बस जीपी वेरी कर जाता है। अगर इसको ट्रेडिंग में ले लेंगे तो जीपी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको पीएल में ले लेते हैं। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस ये नहीं आएगा, ये तो डेटर मेथड में आता है कि कितना रेमिट हुआ है, वहां पर इससे मतलब नहीं है कि कैश सेल क्रेडिट सेल क्या होगा, तो ये रेमिटेंस तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि वैसे भी हम लोग बना रहे ट्रेडिंग अकाउंट जहां पर हम लोगों को सिर्फ स्टॉक का जो इंक्रीज डिक्रीज है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डेटर भी नहीं आएगा, कैश इन हैंड भी नहीं आएगा, स्टॉक ये आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 लेस लोडिंग। टू 500 12,500 आ रहा है। और जो स्टॉक लॉस बाय फायर था उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर हमें पता ही नहीं है स्टॉक लॉस बाय फायर कितना है, बस इंफॉर्मेशन दिया, इसीलिए बोला है ना कि हुज वैल्यू इज टू बी असर्टेन, हमें उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताना है कि जो स्टॉक लॉस्ट बाय फायर है वो कितना होगा। अब यहाँ पर दो मिसिंग फिगर हो रहा है। पहला बात है स्टॉक लॉस बाय फायर के वजह से हमें उसका अमाउंट किधर लिखना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो किधर लिखना पड़ेगा? बाई साइड। तो क्या हम लोग बैलेंस कर दे तो जीपी कहाँ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बना है तो जीपी या जीएल कुछ तो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसके वजह से। तो अगर मुझे नहीं पता क्या आएगा, एक बार हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें कैलकुलेट करना है, नहीं पता, और यहाँ पर बाई साइड में स्टॉक लॉस बाय फायर भी आने वाला है, ये भी हमें नहीं पता। तो एक अकाउंट में दो साइड में जीपी का क्वेश्चन, परसेंटेज नहीं दे सकता? जीपी का परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है और कुछ बोला भी नहीं है कितना प्रॉफिट में बेच रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पर तो बोला ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट लगा के बेच रहा है। अगर ये बता देता तो हम लोग यहाँ पर लिखते ये बैलेंस करके आ जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही वाला है कि दो जगह पे मिस हो गया है, ठीक है, मतलब मिसिंग फिगर है, इधर भी है इधर भी है, तो बैलेंस करके तो नहीं आएगा, ठीक है, बैलेंस करके तो आ नहीं सकता है, दोनों जगह पे मतलब क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, तो बैलेंस करके नहीं आएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक लॉस्ट बाय फायर था। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो, हम लोग को ये पता है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो इसका हम कैलकुलेशन लिख लें, वर्किंग नोट टू स्टॉक लॉस्ट बाय फायर कैसे कैलकुलेट होगा। देखो ओपनिंग स्टॉक आईपी में हमें पता है कितना 12,000, आईपी में लिख रहे हैं, ठीक है, आईपी 12,000, इनवॉइस प्राइस लिख रहे हैं। अच्छा इतना स्टॉक ओपनिंग था प्लस गुड्स सेंट जो भेजा गया था, ये भी आईपी में लिख रहा है फिलहाल, तो 1,32,000, तो टोटल कितना स्टॉक था ब्रांच के पास बेचने के लिए 1,44,000, जो कि आईपी वैल्यू बता रहा है, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने सेल कर दिया है, सेल करने से स्टॉक कम होगा। अब कैश सेल है क्रेडिट सेल है, कैश सेल किस में होता है, पढ़ के देखो, कैश सेल किस में होता है, ये तो मैंने सब लिख रखा इनवॉइस है, इनवॉइस कैटलॉग प्राइस प्राइस, इनवॉइस नहीं, प्राइस, इनवॉइस प्राइस।
तो ये जो है ये इनवॉइस प्राइस ही है 46,000, ठीक है। तो ये देखो ये सब सेम स्टैंडर्ड में होना चाहिए ना, ये भी आईपी है, ये भी आईपी है, ये भी आईपी है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं 46,000, ठीक है। तो ये पता चल गया कितना होगा। और क्रेडिट सेल, बट क्रेडिट सेल जो है वो डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज क्रेडिट सेल तो इनवॉइस प्राइस में नहीं है। क्रेडिट सेल कैसे किया जाता है? क्रेडिट सेल किया जाता है कैटलॉग प्राइस में, और उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा जिन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है ना। तो क्रेडिट सेल जो है, हाँ इसका इनवॉइस प्राइस बताओ। हाँ बोलो। $127.5। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। हम लोग करना क्या चाहते हैं, देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि प्राइस बोल रहा हूँ मैम, वो क्या कहता है अगर प्राइस 150 है लेस। होगा। ये माइनस करके बता रहे हो तुम लोग 150 से? नहीं, Yes, ये तो हम हमेशा माइनस नहीं होगा ना, ये तो प्रोविजन की तरह हो गया। ये सिर्फ तभी माइनस होगा अगर कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है तो, ठीक है। तो हमें तो ये नहीं बताया कि कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो मतलब क्रेडिट सेल अगर कैटलॉग प्राइस में होता है तो वो किसके साथ इक्विवेलेंट होगा? माइनस हमेशा नहीं होगा 15%, सिर्फ तभी होगा अगर कोई अर्ली पेमेंट करेगा। अदरवाइज क्रेडिट सेल कितने में करना है? अगर मान लो कोई भी प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करता है 150, ठीक है, तो क्रेडिट सेल 150 में होगा। तो अभी क्रेडिट सेल जो हुआ है 1 लाख, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ना 1 लाख। अब ये 1 लाख हम लोग डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते यहाँ से। क्यों नहीं कर सकते हैं, बता सकते हो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आईपी में है, ये आईपी में है, ये किस में है? ये कैटलॉग प्राइस में है। तो कैटलॉग प्राइस में कैसे माइनस करें? तो हमें इसको किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? इनवॉइस में। इनवॉइस में, आईपी में ट्रांसफर कर। तो ये 1 लाख कितने का वैल्यू होगा? 150। यहां पर देखो ना 150 का वैल्यू है, मुझे अगर आईपी चाहिए तो मुझे 120 निकालना पड़ेगा। 1 लाख जो है वो अगर 120 का 150 का वैल्यू है तो मुझे 120 निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो कितना होगा। यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है। 80,000। हाँ 80,000। क्रेडिट सेल ऐसे करके लिखते हैं, ये देखो ये जो 1 लाख है ये 150 का वैल्यू है, मुझे आईपी चाहिए यानी मुझे 120 का इक्विवेलेंट निकालना चाहिए, तो ये 80,000 हो गया, ठीक है। तो अगर टोटल 1,44,000 का स्टॉक था, उसमें से अगर 46 और 80 चला गया, अब सब आईपी में है तो हम लोग माइनस कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 46,000 और 80,000, जैसे देखो सारा किलो किलो माइनस हो सकता है, 5 किलो 6 किलो 10 किलो ऐड हो सकता है, लेकिन 5 किलो प्लस उसमें अचानक से 2 रुपया ऐसे तो ऐड नहीं हो सकता ना, यूनिट बराबर होना चाहिए। सभी आईपी में है तो हम लोगों ने सब आईपी में ट्रांसफर करके कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ रहा है माइनस करने के बाद, कितना स्टॉक बच रहा है? 18,000। हाँ, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बच रहा है 18,000। लेकिन क्वेश्चन देखो एक बार, ये आईपी में ही आया, क्वेश्चन देखो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। आईपी वाला 15,000। देखो 15,000, ठीक है, आईपी देखना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 15,000। तो फिर जो बैलेंस कम या ज्यादा हो रहा है वो क्या होगा? लॉस बाय फायर। फायर। तो स्टॉक लॉस्ट बाय फायर कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन के हिसाब से है 15,000, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? 3,000। यस हाँ मैम। 3,000, ये बैलेंस करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये 3,000, अब ये 3,000 कौन से प्राइस में है? ये तो आईपी में था, तो सारा कैलकुलेशन अगर आईपी में हो रहा है, ये तो आईपी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो गिवन क्लोजिंग स्टॉक ये है, तो ये किस में आया? ये 3,000 क्या कौन से प्राइस में आया? कैश प्राइस मतलब कॉस्ट आईपी प्राइस में। में आया, आईपी में, ठीक है। सारा डेटा अगर आईपी है तो आंसर भी आईपी में ही आया होगा। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर आईपी में आया। अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो आईपी में नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो हम लोग जो एक्चुअल प्राइस है उसी में कर रहे हैं। तो लेस करो लोडिंग, तो फिर से वही सिस्टम, 3,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 500। हाँ तो ये हो जाएगा 2500। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है बैलेंस करके आ जाएगा। तो 2500 12,500 1,46,000 1,61,000
41,000 आ रहा है मैम ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब पीएल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। बाय जीपी ब्रॉट डाउन 41,000। अच्छा, पीएल में क्या क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, नहीं 13,365। एक्सपेंसेस 6,000। रेमिटेंस डेटर, ये रेमिटेंस तो नहीं आएगा, ये डेटर ये भी नहीं आएगा, कैश इन हैंड ये सब नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन हाँ जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2500 फिर से आ जाएगा, ये पूरा का पूरा लॉस है। तो टू, जैसे अभी पिल फेयर्स वाला किया था, टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए? 2500 या 3000 लिखना चाहिए? हमें तो लोडिंग एलिमिनेट करके लिखना होता है ना, तो कितना लिखेंगे? वही लिखना पड़ेगा जो एक्चुअल प्राइस है 2500। ये तो हेड ऑफिस बना रहा है ना, वो तो सारा चीज एक्चुअल प्राइस में ही दिखाएगा, 100 में ही दिखाएगा, तो 2500। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज आएगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो हमें इस बार देखना है कि कितना प्रोविजन करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। पिछले बार के प्रॉम्प्ट पेमेंट के जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट 3 दे देते हैं यहाँ पर, ये वाला वर्किंग नोट 2 था। अच्छा, यहाँ पर तो होगा नहीं, मुझे यहाँ पर फिर एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करके हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग को बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसको देखो। तो प्रीवियस ईयर कितने लोगों को डिस्काउंट दिया था, मतलब कितना डिस्काउंट दिया था हम लोगों ने? 13,365 डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्काउंट फॉर प्रीवियस ईयर 13,365, टोटल इतने रुपए का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था डेटर को। तो मतलब किन लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं? जो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलेगा 15%। अब डेटर पे डिस्काउंट मतलब जितना भी रिसीवेबल था, ये देखो जैसे 15% डिस्काउंट, इस बात का मतलब क्या है? 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि डेटर अगर टोटल 100 रुपीज का था, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट हम लोग देंगे 15 रुपीज। तो रिसिप्ट करेंगे उनसे हम लोग, कितना होता है 100 माइनस 15, 85 होता है। 85 रिसिप्ट करेंगे अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दिया तो, ठीक है। तो अब हम लोग का टोटल जो है डिस्काउंट प्रीवियस ईयर हम लोगों ने दिया है 13,365। तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा डेटर कितना था? तब हम लोग एक परसेंटेज आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने लोगों ने डिस्काउंट दिया था। जैसे यहाँ पर तो पता चल रहा है एक ने दिया था 100, अगर 100 रुपए का था तो 15% डिस्काउंट दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो 100 रुपए के डेटर पे 15% का डिस्काउंट हुआ था। तो ये 13,365 जो डिस्काउंट है ये कितने डेटर पे है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तब ट्रेंड पता चल जाएगा। तो बोलो ये कितने डेटर पे है? तो ये इक्विवेलेंट टू 15 है, तो 100 इक्वल टू कितना होगा? तभी तो आ जाएगा आंसर। बताओ कितने डेटर पे हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था, मतलब कितने डेटर पे डिस्काउंट देना पड़ा, इससे पता चलेगा कितने लोगों ने अर्ली पेमेंट। 89,100। 89,100, ये देखो जस्ट यूनिटरी मेथड कर देंगे, कैसे हो जाएगा? 13,365 इज इक्विवेलेंट टू 15, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 100 इक्वल टू निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 13,365 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। तो इसका मतलब 89,100 टोटल डेटर था प्रीवियस ईयर का, और इसमें से
कितने परसेंट लोगों ने, कितने लोगों ने अर्ली पेमेंट किया था वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था 13,365, ठीक है, 13,365, 89,100 का डेटर जो था इन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया था, 89,100 रुपीज का जो डेटर था। अब ये एक इंसान का भी हो सकता है, मतलब एक डेटर भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ डेटर हो सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हमें नहीं पता कि ये जो पैसा हमें रिसीवेबल था ये कितने लोगों से था, वो हमें नहीं पता, बट डेटर से था। अब डेटर है कि डेटर्स है वो हमें नहीं पता, लेकिन 89,100 जिन लोगों से मिलने वाला था उन्होंने जल्दी पेमेंट किया तो उन्हें और भी 15% का डिस्काउंट हम लोगों ने दे दिया। अब टोटल डेटर निकालेंगे, ये तो टोटल डेटर निकला है, लेकिन ये कौन सा टोटल डेटर निकला है, वो डेटर जो जल्दी पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने जल्दी पेमेंट किया, तो टोटल डेटर कितना था प्रीवियस ईयर का, ये देखो ओपनिंग डेटर था 10,000 और क्रेडिट सेल किया था इस बार 1 लाख, तो टोटल डेटर कितना था ये बताओ, बोलो टोटल डेटर कितना। हाँ 1,10,000। 1,10,000, ठीक है। तो टोटल डेटर ओपनिंग प्लस न्यू क्रेडिट सेल ये मिला के डेटर था 1,10,000। 1,10,000 में से इतने लोगों ने जल्दी पेमेंट किया था, ठीक है, इतने लोग मतलब इतने का डेटर से हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट मिला था 89,100, तो परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्योंकि हमें ट्रेंड चाहिए ना कि कितने परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट कितना हो जाएगा, टोटल आउट ऑफ 1,10,000 89,100 डेटर का प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल गया, तो परसेंटेज बताओ कितना। 89.1%। 89.1%, नहीं नहीं, एक मिनट। 81 81, हाँ 81, 81%। हाँ 81। 81%। तो यहाँ पर देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि टोटल 1,10,000 डेटर में से 81% लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, तो उनको 15% का डिस्काउंट देना पड़ता है। ये ही ट्रेंड अभी हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इस बार का डेटर कितना है वो हमें देखना पड़ेगा, तो इस बार का डेटर कितना है क्लोजिंग डेटर देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर कितना बना है 11,000, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना होगा, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमें कितना करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से 81% ऐसे कस्टमर होते हैं जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, तो 11,000 अभी मेरा डेटर है, इसमें अगर 81% प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, तो 81% करने पे जितना डेटर आएगा उनको हमें 15% डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 81% मतलब कितना, 11,000 में अगर 81% डेटर प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा तो 8910 रुपीज का डेटर प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा, तो उनसे 8910 रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको 15% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इंटू 15% तो कितना हो जाएगा 133, हाँ 6.5 6.5। तो इसको हम लोग अगर पॉइंट नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि पीएल के अंदर लिखना पड़ेगा, तो 1,337 ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्स करके, तो इसका मतलब इतना डिस्काउंट हमें प्रोविजन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो 1,337 हो गया, बस यही वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो नेट प्रॉफिट आ जाए 13,300 17,798। ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये 3 क्वेश्चन तो हो गया ट्रेडिंग पीएल का। अब जो होमवर्क दिया था वो एक बार देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 6 होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 5 तक हम लोग का कंप्लीट है। अच्छा देखो ये क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज ए ब्रांच इन
has a branch in Cochin to which office goods are invoiced at cost plus 25%. The branch sells both for cash and credit. Branch expenses are paid direct from head office and branch has to remit all cash received into the head office bank. तो ब्रांच को सारा पैसा रेमिट कर देना है, कुछ भी खर्चा खुद से नहीं करना है, जो भी खर्चा करना है हेड ऑफिस करेगा। ये पढ़ के ही पहले समझ में आ जाता है हमें कि ये क्या है, ये एक तो डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। जब ये लाइन भी हमें ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि अब कुछ मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच भी पढ़ेंगे, तो डिपेंडेंट कैसे पता चलेगा। वहां पर हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि ब्रांच को पैसा रेमिट कर देना पड़ रहा है हेड ऑफिस को, या फिर हेड ऑफिस ब्रांच का खर्चा जो है वो पे करता है, या फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ले रहा है। इस तरह से पढ़ने से ही समझ में आएगा कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। From the following details relating to calendar year 2001, prepare the accounts in the head office ledger and ascertain the branch profit. Branch does not maintain any books of accounts but sends weekly return to head office. कुछ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है बट वीकली जो मेमोरेंडम अकाउंट्स है वो भेज देता है, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस रिटर्न to head office at invoice price. Stock at Cochin as 1st Jan 2001. Sales cash credit दे रखा है, sundry debtor, cash received, discount allowed, bad debt, sales return, rent rates, taxes, salary wages, bonus, branch office expenses, stock, invoice price. Prepare branch account, बोलो कौन सा मेथड है, बताओ। डिपेंडेंट ब्रांच तो खत्म ही हो गया, बोलो कौन सा मेथड है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बोलो मैम डेटर मेथड। डेटर मेथड, क्योंकि बोला है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। अच्छा ओ नहीं, यहाँ पर लेकिन बोला है स्टॉक, ये देखो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट तो बोला है लेकिन बोल रहा है कि स्टॉक एंड डेटर मेथड से, तो फिर मतलब थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट जो है गलत तरीके से बोला गया है मेरे हिसाब से। देखो बोल रहे हैं कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, अगर इसके बाद कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर वो तो डेटर मेथड ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं स्टॉक डेटर मेथड, तब ठीक है स्टॉक डेटर मेथड से करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा लिखने में इन लोगों को ये हुआ है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ब्रांच अकाउंट बोलेंगे तो डेटर मेथड ही होता है, लेकिन पीछे बोल दिया है स्टॉक डेटर मेथड, तो फिर स्टॉक डेटर मेथड से ही करेंगे। ये जो है ये पॉइंट, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बोल दिया है कि प्रिपेयर बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड ना, तो इसी को फॉलो करना है हमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है छोड़ दो ये, लेकिन वैसे भी गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसे नहीं देना चाहिए। तो स्टॉक डेटर मेथड बोला है तो मेन दो अकाउंट तो बनेगा ही, एक ब्रांच स्टॉक और एक ब्रांच डेटर। उसके अलावा अगर कोई मेमोरेंडम अकाउंट का जरूरत होगा तो वो बनेगा। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन 6 इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज। अच्छा सबसे पहले ब्रांच स्टॉक बोला है तो ब्रांच स्टॉक में क्या क्या लिखना चाहिए बताओ। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, क्या ये वाला लिखेंगे। ब्रांच स्टॉक यस अकाउंट मैम। मतलब क्या लिखेंगे ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब ब्रांच पे कितना स्टॉक आया और कितना स्टॉक गया, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग को एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसके लिए अलग अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बोलो, यही वाला मेथड है जहां ब्रांच पर सब, एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा अकाउंट बनता है, तो ये आईपी पे ही बनेगा। अगर क्वेश्चन आईपी का होगा तो स्टॉक अकाउंट आईपी में ही बनेगा, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा। तो ये हो गया 6 लाख और ये आईपी में ही दे रखा है। अच्छा उसके बाद रिटर्न टू हेड ऑफिस ये आएगा, अगर स्टॉक रिटर्न हो जाएगा तो स्टॉक में इफेक्ट तो आएगा। रिटर्न टू हेड ऑफिस ये वाला आएगा, स्टॉक कम होगा ना तो बाई साइड लिखेंगे, बाई स्टॉक रिटर्न।
या फिर बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न बोल के भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 12,000। अच्छा, और क्या आएगा? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 60,000 टू बैलेंस बीडी 60,000, ये भी आईपी में आ गया। अच्छा, कैश सेल क्रेडिट सेल, क्या ये आएगा? बोलो, कैश Yes, सेल क्रेडिट सेल आएगा, लेकिन क्या बोल के आएगा? एक आएगा बाई ब्रांच कैश Data. नाम, हाँ, ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर। टू लैख 3,60,000। अच्छा, सन्ड्री डेटर ये अभी नहीं आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच 8,000। सो सेल्स रिटर्न आएगा? हाँ आएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा। Yes. टू, हाँ, ब्रांच डेटर लिखना पड़ेगा, टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 8,000। अच्छा, और क्या आएगा? कैश रिसीव डिस्काउंट, ये सेल्स रिटर्न हो गया। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये ब्रांच पीएल में आएगा। सैलरी, वेजेस, बोनस एट ब्रांच, ये भी ब्रांच पीएल में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस भी ब्रांच पीएल में आएगा। स्टॉक एट ब्रांच ये आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। अच्छा, जो भी प्रॉफिट आएगा, मतलब एक्सेस वैल्यू जो भी आएगा, वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग जीपी नहीं लिखते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट। 2,00,000, 3,60,000, 5,60,000, और ये कितना हो जाएगा? 24,000. 24,000। अच्छा, हाँ, 24,000 का आंसर दिया, लेकिन मेरा तो कुछ और ही आ गया। 2,00,000 और 3,60,000। हाँ ठीक है, 6,92,000। अच्छा, ये हो गया ब्रांच स्टॉक। इसके बाद ये यहीं पर कंप्लीट कर देंगे। 6,92,000। इसके बाद बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर सारा का सारा लोडिंग जो है वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ये 24,000 है, तो बाई ब्रांच स्टॉक 24,000। अच्छा, और जहां जहां लगा हुआ है लोडिंग, जैसे सारे के सारे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, ये सब। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 60,000 का, तो बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो कितना था, कितना लगा के भेजा जा रहा था? 25% ऑन कॉस्ट। तो ये 125 का वैल्यूएशन हो जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। 25 क्यों करें? क्योंकि हमें लोडिंग चाहिए, तो लोडिंग तो 25 है, कॉस्ट के ऊपर 25 लगा के भेजा जाता है। तो 25 बाई 125 और इंटू 60,000। 12,000. हाँ, 12,000। अच्छा, ये वाला भी होगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 6,00,000, इसका भी लिखेंगे बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंट। तो 25 बाई 125 मतलब 1/5 होता है, तो 6,00,000 का 1/5 कर दो, ये वाला, ये प्रोपोर्शन 1,20,000। अच्छा, और ये ब्रांच डेटर बाई नहीं, ये तो डेटर है, ये थोड़ी ना आएगा। ये उस दिन भी हम कर दे रहे थे गलती से। ये तो डेटर मतलब ये सेल अमाउंट है, सेल अमाउंट नहीं आएगा। अब ये वाला आएगा स्टॉक रिटर्न, और ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा। टू गुड्स
सेंट टू ब्रांच, ये रिटर्न वाला पोर्शन 1/5 करके दिखाना है। कितना है? 12,000। 12,000 का 1/5 2400। और क्लोजिंग स्टॉक टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हो जाएगा 1,20,000 का 1/5। 24,000। तो हाँ 24,000, 1 0 ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ही। बस अब हम लोगों को टोटल करके कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी टू ब्रांच 1,29,600। 1 लाख, हाँ 1,29,600। 1,56,000 टू ब्रांच पीएल बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला है? कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं बोला है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक डेटर। अच्छा, तो मैक्सिमम जो भी अकाउंट हमारा बन सकता है हमें बनाना पड़ेगा। तो डेटर अकाउंट हम लोगों ने नहीं बनाया अभी तक। स्टॉक डेटर मेथड है तो डेटर अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ स्टॉक दिखाया और अलग से उसका एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया। अभी डेटर अकाउंट बाकी है। डेटर अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर स्टॉक डेटर बोल रहे हैं, ब्रांच डेटर टू बैलेंस बीडी 72,000 ये वाला। और क्लोजिंग भी दिया हुआ था, नहीं क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक है 72,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो क्रेडिट सेल हुआ है तो ये वाला बाय ब्रांच डेटर, ये इसको हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक। $3,60,000 ये वाला, ठीक है। अच्छा, और ये रिटर्न जो है ये भी हो जाएगा टू ब्रांच डेटर बोल के जो था 8,000 इधर आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न 8,000। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 3,20,000, तो बाई ब्रांच कैश 3,20,000। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 6,000 बाई ब्रांच पीएल, ये पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड कितना था? 6,000। अच्छा, 4,000 बैड डेप्ट आ जाएगा। ब्रांच पीएल बैड डेप्ट 4,000। अच्छा, और देखते हैं क्या है। सेल्स रिटर्न ये तो नहीं आएगा। रेंट रेट्स ये भी नहीं आएगा, ये पीएल का है। सैलरी वेजेस ऑफिस एक्सपेंस ये सब पीएल का है। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, तो हमारा क्लोजिंग डेटर ही आ जाएगा जो कि गिवन नहीं था। तो बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 94,000। हाँ 94,000। 94,000 ये हो गया ब्रांच डेटर। तो ये तो अकाउंट हमारा बनना चाहिए, ये बन गया। इसके अलावा हम लोगों ने जो भी अकाउंट, अच्छा पीएल अकाउंट तो एक बनेगा। जब तक ब्रांच पीएल नहीं बनेगा तो ब्रांच का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। अच्छा, और एक मेन अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, और एक क्या, दो बन जाएगा। एक ब्रांच एक्सपेंस बन जाएगा, एक ब्रांच पीएल बन जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अच्छा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में ब्रांच का क्या क्या खर्चा हुआ है? ये रेंट रेट्स टैक्सेस सैलरी वेजेस ऑफिस एक्सपेंसेस। तो टू बैंक मतलब टू ब्रांच कैश
टू ब्रांच कैश। नहीं, ये पैसा कौन पे करता है, हेड ऑफिस या सेल्स, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ये सब खर्चा तो हेड ऑफिस खुद पे करता है। ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश। अच्छा, तो फिर हम लोग टू बैंक लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। टू बैंक, रेंट, रेट्स, टैक्सेस 18,000। ब्रांच कैश बोल के भी लिख सकते थे, प्रॉब्लम नहीं। टू बैंक, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरी, वेजेस 60,000। सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस। और तो कुछ नहीं है, ये पूरा ब्रांच पीएल में क्लोज हो जाएगा। हम एक्सपेंस में बैड डेट्स वगैरह भी डाल देते हैं ना। नहीं, वो तो पीएल में डालेंगे। बैड डेप्ट में, बैड डेप्ट तो लॉस है, वो तो एक्सपेंस नहीं है ना। 84,000 ये तो ब्रांच एक्सपेंस है। अब अभी ब्रांच पीएल बनाएंगे, वहां पर सारा डेटा डाल सकते हैं। ब्रांच पीएल अकाउंट, तो उसमें हम लोग ये वाला इंडिविजुअली भी लिख सकते थे ये सब, लेकिन अभी पीएल में ये क्लोज हो गया है तो टू ऐसे लिख देंगे, टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 84,000। अच्छा, बैड डेप्ट आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट आएगा। बैड डेप्ट 4,000, डिस्काउंट 6,000। तो बैड डेप्ट में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर 6,000, टू ब्रांच डेटर 4,000। अच्छा, 6,000 वाला क्या था, 6,000 वाला डिस्काउंट अलाउड था, और ये कौन सा था, ये बैड डेप्ट था। अच्छा, ये हो गया। और यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा ये 1,29,600, जैसे जीपी ब्रॉड डाउन होता है तो बाई ब्रांच पीएल। नहीं, ब्रांच पीएल नहीं, क्या नाम था, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम था। तो क्रॉस पोस्टिंग में स्टॉक एडजस्टमेंट होगा 1,29,600। अब इसको क्लोज कर देते हैं। वन लैख 29,600 और ये 94 हुआ, 84 और 6 और 4, 94,000 माइनस हो जाएगा। 35,600। 35,600 ये पीएल बन गया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। अच्छा, और एक अकाउंट बना सकते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला, जहां पर हम लोग परचेस बोल के क्लोज करते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में देखो क्रॉस पोस्टिंग होगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच और बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच दोनों। ये देखो गुड्स सेंट और गुड्स सेंट, रिटर्न वाला और जो भेजा गया था 1,20,000 और 2,400। 1,20,000 और ये 2,400 बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। अच्छा, और क्या आएगा, रिटर्न वाला आएगा। और कौन सा अमाउंट आएगा, रिटर्न को, ये वाला ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक और ये ब्रांच एडजस्टमेंट, टू गुड्स सेंट किया था हम लोगों ने। अच्छा, ये वाला आ जाएगा, ये 6 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ गया, और एक ये वाला बाई स्टॉक रिटर्न लिखा है ना, इसको एक्चुअली हमें ऐसे लिखना चाहिए, को मैंने मिस कर दिया। बाई यहाँ पर हो जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम होगा।
गुड्स इनटू ब्रांच, तो लिखने में आसानी रहेगा। तो टू ब्रांच स्टॉक और बाई ब्रांच स्टॉक ये लिखना पड़ेगा। टू ब्रांच स्टॉक बाई ब्रांच स्टॉक, बस इतना ही तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे क्या मिलेगा कि हम लोगों ने कितना स्टॉक एक्चुअली जो है वो ब्रांच को भेजा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा, इधर 12,000 आ जाएगा, और इसका क्रॉस पोस्टिंग में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 लाख था शायद, ये वाला 6 लाख था, हाँ तो 6 लाख, तो ये 6 लाख और ये इसका लोडिंग, और ये 24,000 और ये इसका लोडिंग। लोडिंग मतलब दोनों साइड दोनों स्टॉक लिखा हुआ है कितना आउटफ्लो हुआ है, और उसका लोडिंग भी लिखा हुआ है, तो नेट वैल्यू आ जाएगा। अब बैलेंस करने से पता चलेगा एक्चुअली हम लोगों ने कितने का स्टॉक खरीदा था। तो टू साइड में ही आना चाहिए, क्योंकि परचेस किया हुआ स्टॉक चला जाएगा तो परचेस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6,24,000 नहीं, 6,24,000 नहीं हो रहा है, कितना होगा, ये 2,400 था शायद, 12,000 का, ओ ये था ना, ये वाला 2,400 ऊपर वाला होगा ना, ये तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, 2,400 है टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो ये 2,400 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, अमाउंट दोनों एक जैसा है ना, ये 2,400 होगा। तो 6,02,400, 602400 माइनस 1,20,000 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा 4,70,400 टू परचेज। इतना परचेज अकाउंट से कैंसिल हो जाएगा, टोटल परचेज में से इतना परचेज जो है ये ब्रांच को चला गया है, बस। और तो कुछ नेसेसरी अकाउंट है नहीं, जो भी नेसेसरी अकाउंट है हम लोगों ने बना लिया। अच्छा पीएल बना लिया, तो पीएल, हाँ यही मेन था, पीएल मेन था। देखो डेटर, ऐसा अगर हमें क्वेश्चन बोल दे नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो स्टॉक और उसका एडजस्टमेंट ये तो बनेगा ही, डेटर बनेगा और पीएल बनेगा, ठीक है, डेटर और पीएल। अब जब पीएल बनाएंगे तो हमें ब्रांच का एक्सपेंस भी पता होना चाहिए, और अगर हम लोग एक्सपेंस अलग से नहीं बनाना चाहते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पर लिखना पड़ता टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इस तरह से लिखना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर पीएल बना लिया, तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा 84,000, और ये एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनाना, ये उतना नेसेसरी नहीं है, अगर ये नहीं भी बनाते हैं तो चलेगा, लेकिन बाकी सारा चीज बनाना पड़ेगा। वैसे ये भी हम लोग बना सकते हैं, उतना कुछ टफ तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना है कि परचेस किया हुआ स्टॉक में से कितना स्टॉक जो है वो ब्रांच में चला गया है, ट्रांसफर हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, Arnold of Delhi traders in ghee and oil. It has a branch at Lucknow. He dispatches 25 tin of oil at the rate of 1,000 per tin and 15 tins of ghee at the rate of 1,500 per tin on 1st of एवरी मंथ, ठीक है। तो दिल्ली से घी और तेल ये दोनों जो है लखनऊ ब्रांच में जाता है, और कितना जाता है 25 टीन ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 1,000 पर टीन, मतलब एक टीन 1,000 रुपए का है, और 25 टीन जाता है तो 25,000 रुपए का सामान जाता है, और 15 टीन घी जाता है 1,500 रुपए वाला एक एक टीन, तो फिर कितना हो जाएगा 22,500, इतने रुपए का प्रोडक्ट जाता है ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। ये 1 मंथ का है, ये 1 मंथ का है, फॉर 1 मंथ का डेटा, ये भी 1 मंथ का डेटा है। लेकिन हम लोग जब ब्रांच या कुछ भी अकाउंट बना रहे हैं तो नॉर्मली तो 1 साल का ही बन रहा है। अब देखेंगे इस क्या है, कैसे बोल रहा है, क्या मंथली बनाने बोल होता है, अगर ईयरली होगा तो इसमें इंटू और कितना हो जाएगा 12, तभी तो पता चलेगा गुड सेंट कितना है, इंटू 12 करना पड़ेगा। द ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। तो ब्रांच के पास राइट्स है कि वो कुछ खर्चा खुद भी कर सकता है जो पैसा उसका कलेक्ट होगा उससे। दिस इज इन एडिशन टू द एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये मतलब हेड ऑफिस तो खुद डायरेक्ट पे कर रही है, उसके साथ साथ ब्रांच भी अगर कोई जरूरत का खर्चा हो तो वो खुद से कर सकता है, लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो ब्रांच में जो भी सेल हो रहा है उसके कलेक्शन से वो पेमेंट कर सकता है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स, ये देखो परचेज घी ऑयल,
दिल्ली में दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? इसीलिए टू परचेज होता है, क्योंकि ब्रांच थोड़ी ना खुद खरीदेगा, दिल्ली तो हेड ऑफिस है, ये कौन है? ये ब्रांच है। तो दिल्ली में जब प्रोडक्ट खरीदा जाएगा उसी में से कुछ प्रोडक्ट जो है वो लखनऊ ब्रांच में भेज दिया जाएगा बेचने के लिए। तो इसीलिए देखो लखनऊ ब्रांच में परचेज का डेटा नहीं मिलेगा हमें। डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी हेड ऑफिस का दिखा रहा है, ब्रांच का तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, अगर है तो वो हेड ऑफिस पे करता है और कभी कभी ब्रांच खुद से पे करता है, बट यहाँ पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखाया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस यानी दिल्ली के कॉलम में तो आएगा नहीं, एक्सपेंस हेड ऑफिस पे कर रहा है तो वो किसका पे करेगा? ब्रांच का ही पे करेगा। तो ये देखो, और वो खुद का जब पे करेगा तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाएगा। तो 14,250 सेल्स, दोनों का ही सेल्स दिखा दिया, हेड ऑफिस में कितना सेल हुआ, ब्रांच में कितना सेल हुआ। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, कलेक्शन हुआ है लखनऊ में इतना, इसमें कैश सेल का कलेक्शन भी है, यानी कैश सेल है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर दोनों का मिक्स्ड अप है। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो 6,47,330 में 6,13,250 ही रेमिट किया गया है। क्यों कम क्यों रेमिट किया गया है? पहले ही बताया था ना कि ये खुद भी कुछ खर्चा पे करता है जो कलेक्शन होता है उससे, तो इसका मतलब जितना भी कम रेमिटेंस हमें दिख रहा है उतना पैसा इसने क्या किया है, भेज दिया है, सॉरी इसने यूज कर लिया है, अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए इसने यूज कर लिया। इसीलिए रेमिटेंस जो है और जो कलेक्शन है या फिर कैश सेल का पैसा है वो सबसे कम दिख रहा है। ये देखो ये डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और भी बताया है, देखो सिर्फ दिल्ली का एक डिटेल्स दिया है, दिल्ली का जो घी और तेल जिस चीज का ये लोग बिजनेस करते हैं उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो डेट, डेटर दिल्ली में हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस का डेटर, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर कुछ नहीं दिया हुआ है। कैश ऑन हैंड ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर फिटिंग्स ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन ये कुछ भी डिटेल्स हमारा लखनऊ ब्रांच का नहीं है, ये हेड ऑफिस का दे रखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फिर लखनऊ बोल के अलग से दे रखा है, अब लखनऊ ब्रांच का भी कुछ डिटेल्स दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक घी ऑयल का डेटर दे रखा है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि क्लोजिंग डेटर बताओ कितना है। कैश ऑन हैंड, फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, इनका कुछ नहीं है, अब होगा भी नहीं। क्यों? देखो हेड ऑफिस में ही प्रोडक्शन होता है, हेड ऑफिस से चला जाता है ब्रांच में बेचने के लिए, तो फिर फर्नीचर फिटिंग्स ब्रांच को जरूरत हो सकता है, लेकिन प्लांट मशीनरी का होगा नहीं। प्रोडक्शन जब हेड ऑफिस में होगा तो फिर ब्रांच में क्यों प्लांट मशीनरी को दिखाया जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी 1/1/2001 6,02,750, तो 1/1/2001 को मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग को प्लांट एंड मशीनरी एक्स्ट्रा खरीदा गया है, तो इसका अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो दिल्ली के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, मतलब दिल्ली में जो हेड ऑफिस है उसके अकाउंटिंग में जाएगा, क्योंकि प्लांट मशीनरी लखनऊ में है नहीं। अब हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है? अच्छा, प्रिपेयर तो ऊपर ही बोला होगा, देखते हैं क्या बोला है। ओह अच्छा, और भी डिटेल्स था, डिटेल्स तो यहाँ से कट हो गया। अच्छा ठीक है, इस पीडीएफ को थोड़ा सा चेंज करके हम तुम लोग को भेज देंगे, तब तक हम एक बार क्वेश्चन जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कट हो गया है क्वेश्चन जो है। पूरा क्वेश्चन नहीं है। ये देखो ये वाला पॉइंट मैंने लिया नहीं, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर। फर्नीचर फिटिंग्स और प्लांट मशीनरी जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है
ऊपर, ठीक है। अब कौन सा एडजस्ट किया हुआ है, देखो फर्नीचर फिटिंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इसका मतलब एडजस्ट किया हुआ है। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इसका मतलब एडजस्ट करके ही दिया हुआ है। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, whereas the general manager is entitled to 10% commission on overall company profits after charging such commission. General manager is also entitled to a salary of 2000 per month. General expenses incurred by head office 24,000. Prepare branch account in the books of head office and also prepare the अर्नोल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो हेड ऑफिस है उसका ट्रेडिंग पीएल बनाना है, लेकिन वहां पर ब्रांच का कोई डिटेल्स नहीं दिखाना है। इसके अलावा हम लोग को बोला है कि हेड ऑफिस के बुक्स में क्या प्रिपेयर करना है, ब्रांच अकाउंट। बोलो कौन सा मेथड यूज करें, यहाँ पर बोला नहीं, यूजिंग मेथड का नाम नहीं दिया है, बोला है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो बोलो कौन सा मेथड यूज होगा, बोलो। जैसे डेटर मेथड, करेक्ट, डेटर मेथड ही होगा। जैसे वो वाला क्वेश्चन गलत था, वैसे देके फिर बोला है स्टॉक डेटर, वैसे लिखना नहीं चाहिए था उन्हें, ब्रांच अकाउंट बोला है तो फिर डेटर मेथड होगा, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं, देखो इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड लखनऊ ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट जो कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था डेटर मेथड, वहां पर क्या होता है, हम लोग ब्रांच को अपना डेटर बोल के एज्यूम करेंगे। ब्रांच कभी डेटर नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको डेटर बोल के एज्यूम करेंगे। तो ओपनिंग जो भी रिसीवेबल होगा, जो भी रिसीवेबल होगा, लाइक स्टॉक, ठीक है, लाइक स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, पेटी कैश हो गया, फिर एसेट हो गया, सारा ओपनिंग डेटा लिखना पड़ेगा, सारा क्लोजिंग डेटा लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग बताओ कि क्या क्या हमें लिखना चाहिए। तो हम यहाँ से एक बार दिखाते हैं, लास्ट पॉइंट में हम लोग एक काम करते हैं, इसी को यूज करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। कहाँ चला गया, अच्छा ये देखो, बोलो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, ब्रांच का अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच यानी लखनऊ ब्रांच में जाते हैं, परचेज तो कुछ नहीं है इनका, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दिया है। तो पहले हम लोग ब्रांच का देख लेते हैं ओपनिंग क्या क्या है। तो ओपनिंग ये सब लिखेंगे, घी ऑयल डेटर, ठीक है। तो स्टॉक हो गया, घी ऑयल तो स्टॉक हो जाएगा, तो घी ऑयल डेटर। तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। अरे अब ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या है, घी ऑयल, अच्छा घी ऑयल। तो घी कितना होगा, घी हो जाएगा ये वाला 17,000 और 27,000, 17,000 27,000। अच्छा और क्या लिखेंगे, डेटर लिखेंगे 75,750। अच्छा और क्या लिखना पड़ेगा, कैश ऑन हैंड फर्नीचर फिटिंग्स, कैश ऑन हैंड 7,540। ये देखो कैश ऑन हैंड है 7,540 और 6,250 फर्नीचर फिटिंग्स। फर्नीचर फिटिंग्स 6,250। अच्छा प्लांट मशीनरी तो होगा नहीं, यहाँ पर नहीं है। अब क्लोजिंग वाला लिख लेते हैं जिसमें डेटर मिसिंग है, बाकी सब दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग वाला डेटर यहाँ पर मिसिंग होगा, तो इधर जगह है, यहाँ पर क्लोजिंग लिखने से ही हो जाएगा। तो बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में घी और ऑयल होना चाहिए, हाँ घी ऑयल दोनों ही है। 13,250 44,750, 13,250 44,750। अच्छा डेटर मिसिंग है, लिखना पड़ेगा कैश इन हैंड, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैश इन हैंड ये दे रखा है, कैश इन हैंड ये क्लोजिंग दे रखा है 12,350। फर्नीचर एंड फिटिंग्स
5625 दिया हुआ था, देख लेते एक बार। हाँ 5625, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया हम लोगों ने। अब बाकी क्या क्या लिखना पड़ता है डेटर मेथड में, डेटर की तरह हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें अपने डेटर से कितना पैसा मिला। ये सब तो मिलने वाला था, हमें अपने डेटर से कितना पैसा मिला उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बाय रेमिटेंस, है ना। बाय बैंक बोल के हेड ऑफिस लिखेगा, जैसे हम लोग डेटर से कलेक्शन होने से लिखते हैं बैंक टू डेटर, वैसे बाय बैंक रेमिटेंस। तो रेमिटेंस यहाँ पर हमें बता दिया है कि कितना रेमिटेंस किया गया था, डायरेक्टली बता दिया है। तो रेमिटेंस का डिटेल्स था यहाँ पर, ये देखो रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 6,13,250, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 6,13,250 हो गया। अच्छा, और अगर डेटर का कोई खर्चा नॉर्मली हम लोग पे नहीं करते क्योंकि एक्चुअली ब्रांच तो हमारा डेटर होता नहीं है, लेकिन एजम्पशन ये है मेथड के हिसाब से, तो अगर कुछ खर्चा हम लोगों ने ब्रांच के लिए पे किया है तो उसका डिटेल्स हमें लिखना चाहिए। और इस बार अगर कोई स्टॉक भेजा है तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो स्टॉक तो भेजा है, एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि हर मंथ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ भेजा जाता है, तो पूरे एक साल का डिटेल्स हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2 goods sent to branch, घी, ऑयल। अच्छा, घी में कितना हो जाएगा 25 एट द रेट ऑफ 1000, 25 नहीं ये ऑयल था शायद, हाँ ऑयल 25 था, 25 एट द रेट ऑफ 1000 इंटू 12, देखो कितना हो रहा है। और घी जो है 15 एट द रेट ऑफ 1500 इंटू 12, 2,70,000। 3 लाख। 3 लाख, तो ये हो गया, इतना भेजा गया था। अच्छा, अब देखेंगे कोई खर्चा हम लोगों ने लखनऊ ब्रांच के लिए पे किया क्या, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 14,250, तो टू बैंक एक्सपेंस। अच्छा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। कलेक्शन तो वैसे लिखना नहीं है क्योंकि रेमिटेंस हमें अलग से दे दिया था, तो कलेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब डेटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेमो डेटर अकाउंट बनेगा। और यहाँ से देख लेते हैं, ये तो दिल्ली का डिटेल्स है तो इससे अभी कुछ नहीं करना है, हमें लास्ट में करेंगे जब वो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डेटर का बैलेंस निकालना है, और यहाँ पर बताया था कि एक ब्रांच मैनेजर को रखा गया है, तो ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो भी ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए, ब्रांच मैनेजर का कमीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच मैनेजर कमीशन। अच्छा, ये कितना दिया जाएगा, ब्रांच मैनेजर कमीशन 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। और जनरल मैनेजर का कमीशन क्या ब्रांच अकाउंट में आएगा, बताओ। जनरल मैनेजर का कमीशन दिया जाता है ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट से। तो जनरल मैनेजर क्या कोई पर्टिकुलर ब्रांच के लिए काम कर रहा है कि उसका खर्चा लखनऊ ब्रांच में दिखाए, हो सकता है इनका और भी जगह पे ब्रांच हो, हमें लखनऊ ब्रांच का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो ये तो लखनऊ ब्रांच का मैनेजर है नहीं, तो ये चला जाएगा हेड ऑफिस के अकाउंट में, यानी दिल्ली वाले जो अकाउंट बनेंगे वहां पर, दिल्ली में जो हेड ऑफिस का अकाउंट बन रहा है वहां पर जनरल मैनेजर का डिटेल्स जाएगा। तो जनरल मैनेजर का डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ लखनऊ ब्रांच के मैनेजर का डिटेल्स आएगा। और इनको कमीशन मिलेगा 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट हो, 10% ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए था, लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट से ही कमीशन दिया जाता है। तो चलो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा 6,13,250, पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये सब टोटल करो, प्लस 13,250 44 750, तो ये आ रहा है 6,80,000, 6 लाख कैसे आ गया आंसर, तो 6,89,225। रेमिटेंस कहाँ लिखा है अभी? रेमिटेंस ये लिखा है ना, बैंक 6,13,250, ये सब लिखा था यहाँ पर 6,13,250। अब ये ओ डेटर तो नहीं लिखा अभी, तो कैसे आएगा आंसर, डेटर तो ब्लैंक है ना, डेटर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा डेटर का।
तो मेमो डेटर बनाना पड़ेगा पहले, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले मेमो डेटर बना लेते हैं, ये वर्किंग नोट हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, तो टू बैलेंस बीडी, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 75750, 75,750, 75750। अच्छा, अब देखते हैं डेटर का क्या क्या लिखेंगे। लखनऊ ब्रांच में डेटर का ओपनिंग मिल गया, और डेटर रिलेटेड कुछ मिलेगा हमें। ये तो दिल्ली का है, ये डिटेल्स तो अभी नहीं चाहिए। यहाँ देखते हैं कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल 6,47,330। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक या फिर कैश, है ना। बाई बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर इंक्लूडिंग कैश सेल। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कैश सेल कितना है नहीं बता रहा है, तो कैश सेल का पैसा यहाँ पर एडेड है 6,47,330, ठीक है। कैश सेल का पैसा यहाँ पर एडेड है 6,47,330। वैसे यहाँ पर कैश सेल का पैसा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कलेक्शन में ये एडेड है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैश सेल प्लस कलेक्शन दोनों ही लिख दिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर सेल्स जो है, क्रेडिट सेल देखो, क्रेडिट सेल कितना है, कहां पर दिया तो था, ये रहा, घी और ऑयल, ठीक है। लखनऊ ब्रांच पे 3,42,750 टू सेल्स, घी और ऑयल 3,42,750, ठीक है। और यहाँ पर 3,15,730। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्रेडिट सेल ही है, ऐसा तो नहीं बोला है ना। तो इसका मतलब जैसे कलेक्शन में कैश सेल इंक्लूडेड है, वैसे सेल्स में भी क्या है, इंक्लूडिंग कैश सेल, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम नहीं है, देखो इसमें जितना भी कैश सेल है वो रिसिप्ट यहाँ पर हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो हमें क्लोजिंग डेटर ही मिलेगा। देखो बात को समझो, इतना पैसा डेटर का ही है, मतलब ये तो क्रेडिट सेल का ही पैसा है जो हमें मिलेगा, ये हमें कंफर्म पता है, ये क्रेडिट सेल का ही पैसा है, क्योंकि 75,750 प्रीवियस ईयर से बाकी है मतलब क्रेडिट सेल किया था, तो डेटर से इतना रिसीवेबल है। अब इसमें क्रेडिट प्लस कैश सेल दोनों ही जो है इंक्लूडेड है, बिकॉज क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इस तरह से है, ठीक है। नहीं पता कितना कैश सेल है। अब कलेक्शन में हम लोगों ने जो डेटर कलेक्शन है वो भी लिया है यहाँ पर, और जो कैश कलेक्शन है वो भी लिया है, मतलब कैश सेल जितना है उसका कलेक्शन यहाँ पर आ गया तो न्यूट्रल हो गया। मान लो इसमें कैश सेल ये वाला पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर तो एग्जैक्टली दे नहीं रखा है, इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं कि 10,000 का कैश सेल है, ठीक है। ये पूरे सेल में सपोज 10,000 का कैश सेल है, तो ये पूरे जो पैसा रिसीव हुआ है इसमें 10,000 इंक्लूडेड है, तो 10,000 डेबिट में है, 10,000 क्रेडिट में है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, मतलब कैश सेल का इफेक्ट नहीं आया। बाकी जो बैलेंस, अब देखो इसमें से अगर 10,000 का कैश सेल है तो बाकी क्रेडिट सेल होगा। अब क्रेडिट सेल में जितना कलेक्शन हुआ है प्लस ये क्रेडिट सेल मिला के जितना कलेक्शन हुआ है 10,000 के अलावा जो है वही कलेक्शन फॉर क्रेडिट सेल कहलाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो डेटर हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रल हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिकॉज इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपरली नहीं दिया है। वैसे भी रफ अकाउंट बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब इसका एडिशन करके देख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, मतलब क्लोजिंग डेटर 86,900। 86,900, हाँ। और ये टोटल कितना आ जाएगा 86,900 प्लस 6,47,330। 86,900। अब यहाँ पर 86,900 लिखेंगे तभी जाके हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। तो 13,250, 86,900, 44,750, 12,350, 5,625, और यहाँ पर 6,13,250, 7,76125, 7,76125। अच्छा, अब माइनस करना पड़ेगा बाकी अमाउंट, माइनस करके देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है। -17,000, 58,335। 58,335। अच्छा, ये माइनस करके आ गया 58,335, ठीक है। 58,335
प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट पूरा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी एक खर्चा देना बाकी है जो कि प्रॉफिट से देना पड़ेगा, और इस खर्चे का नाम है मैनेजर का कमीशन। ठीक है, ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा 10%। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है जो प्रॉफिट है उस पे 10% नहीं बोल रहा है, बोल रहा है प्रॉफिट से कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कोई ना कोई चैप्टर में जरूर दिया होगा तुम लोगों को। ये देखो, अगर प्रॉफिट 100 है, 10% बोला है तो कमीशन कितना होगा? कमीशन 10 होगा, लेकिन किस अमाउंट पे कमीशन देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा तब प्रॉफिट कितना होना पड़ेगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना, तो एक्चुअली कमीशन 10 रुपीज है, तो 110 प्रॉफिट होने से 10 रुपीज मेरा कमीशन होगा। इसका मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो सच कमीशन अमाउंट 10। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट अगर 110 होगा तभी जाके हम लोग कमीशन इस ये जो पैटर्न बोला है उसमें दे पाएंगे। तो एक्चुअली 10/11 हो जाएगा, यहाँ पर 1/11 हो जाएगा। और अगर सीधा सीधा बोलता कि प्रॉफिट पे 10%, तो इस पे हम लोग 58,335 पे लगा देते 10%। लेकिन बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें ये प्रॉफिट से कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा, तो इसका मतलब ये 111 का वैल्यू होना चाहिए, सॉरी 110 का वैल्यू होना चाहिए, तो 10% कमीशन होगा, तो 10/110 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5303 हाँ 58,335 इंटू 1/11, 5303। अब माइनस कर दो, कितना आया था? 58,335 प्रॉफिट आया था, इससे 5303 देना पड़ेगा। 58,335, 53032 हाँ 53,032। तो फिर से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 776,125, तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जो ब्रांच का कैलकुलेशन बोला था, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब हेड ऑफिस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हेड ऑफिस का बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर 31st of December 2001। दिल्ली का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, लेकिन वहां पर ब्रांच का कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ओपनिंग स्टॉक घी और ऑयल का था, ये देखो दिल्ली का कैलकुलेशन, ये देखो 1,50,000 और 3,50,000। अच्छा, उसके बाद परचेस, ये देखो परचेस किया था 14,75,000 और 29,32 टू परचेस। $14,75,000। अच्छा, अब इसी में से जो परचेस किया है उसी में से ब्रांच को भी भेज दिया होगा। ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसका स्टॉक कम होगा ना, तभी तो वहां पर ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट होता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना भेजा है, कितना घी भेजा था, तो घी का कैलकुलेशन देखो, कितना घी भेजा था यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो 2,70,000 और ये 3,00,000, तो 2,70,000 माइनस करके देखो कितना होता है। हम यहाँ पर ऑयल का लिख रहे हैं, लेस गुड्स सेंट, 9,05,000 9,05,000। अच्छा, और ये था 29,32,000। 29,32,000, हाँ ठीक ही देखा है मैंने, 29,32,000 माइनस 3,00,000। ओ ये अलग करने में मैंने 14,75,000 में से दोनों लेस कर दिया। अगर सिर्फ वो नहीं, लेस दोनों तो करे तो अलग अलग है ना, अलग अलग क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया, फिर ठीक करना पड़ेगा। 26,32,000। अच्छा, और ये कम हुआ जाएगा, 2,70,000। 12,05,000 आ जाएगा। दोनों अलग आइटम है तो अलग ही करना पड़ेगा। 12,05,000। हाँ
अच्छा 12 लाख 5,000, 26 लाख 32,000। और क्या खर्चा हुआ है? ब्रांच में, ब्रांच का खुद का एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग में ही जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का ऐसा था जहां पर सिर्फ एक्सपेंस लिखा हुआ था। इसके आगे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था। लास्ट दिन हम लोगों ने उसको जीपी में दिखाया था, आज किया था पीएल में दिखाया था। लेकिन आज यहाँ पर डायरेक्टली मतलब क्लैरिफिकेशन दे दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में ही जाएगा, इसको हम लोग पीएल में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 3,83,275 टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, यहां पर बाई सेल्स, घी, ऑयल। अच्छा, सेल्स में ये वाला 18,46,350 और ऑयल का है 27,41,250, 27,41,250 बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो 3,12,500 ऑयल का हो गया 4,17,250। बस यहाँ से जीपी हो जाएगा कैलकुलेशन। अमाउंट थोड़ा ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा अभी इसको। 46,350, 27,41,250, 31,2500, 41,7,250। अच्छा 53,17,350 माइनस 1,50,000 माइनस 350 माइनस 12,0530 26,32 38,32 75 5,97,075 ये हो गया ट्रेडिंग। अब पीएल बाई जीपी 5,97,075। अच्छा, पीएल में क्या क्या जाएगा? हेड ऑफिस का बन रहा है तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जाएगा। परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड बाय, ये सब हो गया, ये सारा हो गया। दिल्ली ब्रांच में यहाँ पर देखते हैं कैश, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब का क्या जाएगा? ये सब का डेप्रिसिएशन जाना चाहिए। पीएल बनाना है तो डेप्रिसिएशन तो लिखना पड़ेगा, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिटिंग्स, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब चेक करते हैं कितना होगा। ठीक है, तो ये तो लखनऊ वाला कैलकुलेशन दिखा रहा है। दिल्ली ब्रांच में फर्नीचर फिटिंग्स देखो 21,500 था, और यहाँ पर फर्नीचर फिटिंग्स पे बोल रखा है, फर्नीचर फिटिंग्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 21,500 पे लगा के देखो 10% कितना होता है? 2150, तो 21,500 इंटू 10%, और माइनस करके देख लो, यही वाला आएगा 19,350 आएगा। 21,500 से 2150 माइनस करके देखो 19,350 आएगा। बट ये सब तो क्लोजिंग बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट का आइटम होता है, हम लोग तो पीएल बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। प्लांट मशीनरी है 3,07,250, तो प्लांट मशीनरी का भी लिखते हैं। ओ ये अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसको फर्नीचर फिटिंग्स कर देते हैं, उल्टा लिख दिया। फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी एक नया भी खरीदा गया था, तो पुराना वाला देखते हैं। ओपनिंग 3,07,250, तो 3,07,250 इंटू 15%, तो 3,07,250 इंटू 15%,
और ये वाला आ रहा है 46087.5 और नया जो खरीदा गया है ये वाला 6,02,750 इंटू 15%। ये भी कुछ पॉइंट में आया 90,412.5, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा तो ये आ जा रहा है, ऐड करने से 1,36,500, ठीक है, ये 1,36,500 आ गया। अच्छा ये मेरा गलत आ गया क्या? अच्छा ये नहीं ठीक है, प्लस ठीक ही है, हाँ 1,38,650 दोनों का टोटल, ठीक है। अच्छा और एक खर्चा भी होगा यहाँ पर, जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा और जनरल मैनेजर को सैलरी मिलेगा 2,000 पर मंथ, और जनरल एक्सपेंसेस है हेड ऑफिस का 24,000, तो 2 जनरल एक्सपेंस 24,000, 2 जनरल मैनेजर सैलरी 2,000 इंटू 12 24,000 और जनरल मैनेजर कमीशन। तो जनरल मैनेजर कमीशन, फिर आएगा नेट प्रॉफिट 5,970। अच्छा यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग बना रहे हैं ना, तो यहाँ ब्रांच का प्रॉफिट भी तो आना चाहिए, पूरे कंपनी का ट्रेडिंग पीएल बन रहा है, तो यहाँ पर ब्रांच का जो प्रॉफिट है, ब्रांच प्रॉफिट लखनऊ ब्रांच का ये भी ट्रांसफर होना चाहिए। तो लखनऊ ब्रांच का प्रॉफिट कितना आया था? लखनऊ ब्रांच का प्रॉफिट आया था ये वाला 30, नहीं ये तो मेमो डेटा है, ये आया था 53032 है ना, तो 53032, तो इन्होंने दिल्ली में ये प्रॉफिट कमाया स्टॉक बेच के, और लखनऊ ब्रांच से इतना हुआ है, तो 5,97,075 प्लस 5,053,32, तो 6 लाख, ये वाला हो जाएगा 6,50,107। अच्छा अब कमीशन कैसे देना है? ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जनरल मैनेजर इज 10% ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पर भी वही 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी 1/11 करके देना पड़ेगा। तो पहले प्रॉफिट देख लो कितना होता है, माइनस कर दो, -2150 माइनस 1,36,500 माइनस 24 और 24 यानी 48,000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? मेरा तो आया 4,63,457, तो 4,63,457 इंटू 1/11 करेंगे तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पता चल जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है 42132, ऐसे आ रहा है 42132, माइनस कर दो इससे तो नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। यही तो आया था प्रॉफिट, और एक खर्चा बाकी था तो माइनस कर दो, 4,63,405, सॉरी 46,000 नहीं, हाँ मैंने क्या लिखा, 4,63,457 है। अच्छा 457 माइनस 42132, तो ये हो गया 4,21,325, ये हो गया ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग क्यों हो रहा है हम एक दिखा देते हैं, ठीक है, अगर डिटेल्स याद नहीं एक बार बता देते हैं क्यों 1/11 हो रहा है। जैसे कि प्रॉफिट आया यहाँ पर, ये पॉइंट और वो पॉइंट सेम ही है, बस अमाउंट अलग है। तो जैसे प्रॉफिट आया, ये देखो प्रॉफिट आया 4,63,457, हम लोग मान लेते हैं कमीशन का अमाउंट है x रुपीज, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट से कमीशन चार्ज होता है, तो प्रॉफिट से कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 10% देने से जो अमाउंट होगा वही कमीशन होगा। इसका मतलब तो यही होता है कि कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट से कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से, तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका मतलब x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर 10% मतलब कितना होगा, 4,6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4,63,457, अच्छा ये सॉरी ये 7 था, इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 4,6,345.7 माइनस
ये x इंटू 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 में कितना होता है 0.1x, तो 0.1x हो गया, ठीक है, इक्वल टू x। अब ये इधर ऐड हो जाएगा 46345.7 इक्वल टू 1.1x, देयरफॉर x इक्वल टू 46345.7 डिवाइडेड बाई 1.1, तो 46345.7 डिवाइडेड बाई 1.1 करके देख लो, वही आ रहा है 42132। ये x का वैल्यू आ गया जो हम लोगों ने कमीशन माना था। मतलब अगर 10 रुपए कमीशन देना है तो प्रॉफिट 110 होना चाहिए। 10% मतलब तो 10/100 होता है, लेकिन इसमें कमीशन होगा 10 रुपया, तभी जाके हम लोग दे पाएंगे। इसीलिए देखो 1.1 आ गया, ठीक है, 110 में होगा, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होने से इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया जहां पर हमें ओवरऑल जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला था पूरे हेड ऑफिस का, ठीक है, पूरे हेड ऑफिस का कैलकुलेट करने के लिए बोला था। बस इसके साथ देखो हम लोग का डिपेंडेंट ब्रांच का जितना भी क्वेश्चन था ये सभी हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं।